everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. एक बार फिर we are at this amazing platform जहां मिलती है kindergarten से लेके class 12 तक की सारी education absolutely free. Not only it is limited to that, but आपको चाहे competitive exams की preparation करनी हो like NEET, Z, Bank, SSC, whatever, या आपको personality development courses करने हो जैसे कि spoken English course और जहाँ पे आपको इमोशनली भी अगर स्ट्रांग होना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट दिस प्लेटफॉर्म एंड फॉर फ्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश का मैग्नेट ब्रेन्स का सैम्पल पेपर, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सीबीएसई ने जो पेपर लॉन्च किया था, जहां पे उन्होंने पूरा पेपर का पैटर्न बताया था किस तरीके से आएगा, उसी पेपर के बेसिस पे मैंने ये पेपर आपके लिए रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ ये पेपर आपके सामने है। ऑलरेडी एक पेपर मैं रिलीज कर चुकी हूँ। टोटल लेट्स से 5 to 6 पेपर्स मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ। मतलब आप ये मान के चलो 6-7 पेपर्स में पूरी बुक खत्म हो जाएगी आपकी। ग्रामर प्रैक्टिस हो जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, अनसीन पैसेजेस आपके कवर हो जाएंगे, लिटरेचर तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, हमें चांदनी मैम से पढ़ना है। भाई, आई ऑल्सो अडोर हर लाइक एनीथिंग, बट द थिंग इज शी इज़ नॉट हियर राइट नाउ, क्योंकि वो अपना एक छोटा सा ड्रीम परस्यू कर रही हैं इस वक्त। बट इट्स ओके, उन्होंने आपको लिटरेचर, ग्रामर, हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आपके सामने पुटअप करूंगी, आपके डाउट सॉल्व करूंगी। आपको कोई भी डाउट होता है देन आई एम हियर फॉर यू। इज इट ओके? शैल वी स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन सेम है। 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, 3 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन रीडिंग, सेक्शन 2 जो रहेगा वो ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग, और 3rd सेक्शन रहेगा आपका लिटरेचर का। आप इन तीनों में से कोई भी सेक्शन पहले स्टार्ट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है लिटरेचर आपका धांसू तरीके से प्रिपेयर्ड है, सो स्टार्ट विद दैट। अगर आपको लगता है रीडिंग आपकी काफ़ी अच्छी है, देन स्टार्ट विद द सेक्शन ए। और अगर आपको लगता है यार ग्रामर इज समथिंग, मालूम है लेटर्स हैं 2, राइट, एक लेटर है, एक पैराग्राफ राइटिंग है, और उसके अलावा ग्रामर के बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है नहीं हम मैं वो पहले निपटा सकता हूँ ताकि मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम बच जाए, देन यू कैन गो अहेड विद दैट। इट्स योर चॉइस, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। ठीक है। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। हर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो आपको फॉलो करना है। वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले पैसेज के साथ। जो पहला मैंने पेपर बनाया था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। दिस इज मॉडरेट। ठीक है, इजी है। The education of a child starts from the family where the mother is the first teacher. Education जो है एक बच्चे की, एक उसकी फैमिली से स्टार्ट होती है जहां उसकी माँ उसकी पहली टीचर होती है। बट द आयरनी इन इंडिया इज दैट ऑल्सो द डायटी ऑफ एजुकेशन इज अ फीमेल। लेकिन आप भाग्य की विडंबना देखिए। आयरनी का मतलब होता है व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग और उसका एकदम ऑपोजिट होता है। आयरनी इंडिया में ये है कि हमारी एजुकेशन की जो डायटी मतलब होता है भगवान, वो भले एक गॉडेस हैं। कौन है वो? गॉडेस सरस्वती। वो एक फीमेल है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में जो हमारे विद्या की देवी सरस्वती को कहा जाता है। इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ वुमेन रिमेन इलिटरेट हियर। बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं जो आज भी यहाँ पे इलिटरेट हैं। They do not remain uneducated by choice but are forbidden from receiving education because of the patriarchal system in the society. उन्हें अनएजुकेटेड रहने का मन नहीं होता, वो उनकी चॉइस नहीं होती, लेकिन उन्हें फोर्सफुली अनएजुकेटेड रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। मतलब यहाँ पे पुरुष, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आई डोंट नो एग्जैक्टली द सेम वर्ड। मतलब जो पुरुष होते हैं, पेट्रियार्कल का मतलब जहाँ पे उनकी ज़्यादा चलती है बेसिकली। ठीक है। सो क्या बोलते हैं उसको? पितृवंश। यस, दैट्स द वर्ड। राइट फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल हैव बीन सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ अ सन। अर्ली वैदिक पीरियड से एक जो लड़का पैदा होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेवरदलेस इन दोज डेज डॉटर्स वर नॉट नेग्लेक्टेड बट वर एजुकेटेड वेल। मतलब उस वक्त जो है, कहाँ पे, कौन से पीरियड की हम बात कर रहे हैं? देखो, अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसमें लड़के के जन्म को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन उस वक्त लड़कियों को पढ़ाया जाता था। क्या लिखा है? डॉटर्स वर नॉट नेग्लेक्टेड। डॉटर्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता था, उनको एजुकेट किया जाता था।
However, during the later Vedic period, अब हम आते हैं later Vedic period में, daughters were considered a social burden. daughters को अब एक social burden consider किया जाता था. Only the girls belonging to upper class families enjoyed the right of education and got proper nourishment. So early मतलब later Vedic period में सिर्फ जो upper class की जो लड़कियां होती थी, upper class की जो बच्चियां होती थी, उनको education provide किया जाता था, proper nourishment मिलता था, मतलब उन्हें proper खाना मिलता था. In the medieval period, the conditions deteriorated for the females even in royal families. अब हम बात करें जब मिडीवियल पीरियड की, तो मिडीवियल पीरियड में कंडीशंस डिटीरियोरेट हो गई. डिटीरियोरेट का मतलब होती है और नेगेटिव हो गई, जहाँ पे रॉयल फैमिलीज की जो फीमेल चिल्ड्रन होते थे उनके, वहाँ उनको भी वो रिस्पेक्ट, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता था. गर्ल्स कुड नॉट गेट द सेम स्टेटस एज द बॉयज. उनको जो लड़कों को स्टेटस मिलता था वो नहीं मिलता था. इन मुस्लिम हाउस होल्ड्स दे वर टॉट एट देयर होम्स, while Hindu girls enjoyed the privilege of getting primary education along with the boys in schools. जिन बच्चों को पढ़ने का मान लो थोड़ा बहुत चांस मिल भी गया, तो मुस्लिम एजुकेशन कैसी थी कि वहाँ पे बच्चियों को घर में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन हिंदू लड़कियां जो थी उनको प्रिविलेज मिलता था और उनको बाहर भेजा जाता था. The prevalence of child marriage was excessively practiced then. उस टाइम की बात कर रहे हैं, मिडीवियल पीरियड की बात कर रहे हैं, उस वक्त चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था, मतलब लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे. However, in the 19th century, many social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Syed Ahmad Khan, Annie Besant, M.G. Ranade, Jyotiba Phule and Swami Dayanand Saraswati came forward for the emancipation of women in India. लेकिन 19th century में, अब हम आते हैं 19th century में, बहुत सारे social reformers आए जिन्होंने women liberation की बात की. emancipation का मतलब होता है liberation, freedom. राजा राम मोहन रॉय स्पेशली एडवोकेटेड फीमेल एजुकेशन. स्पेशली जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने फीमेल एजुकेशन की बात की थी. Since then, there has been tremendous progress in every field, but unfortunately, girls are still neglected. तो अब क्या है, अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड फिर लेटर वैदिक पीरियड फिर मिडीवियल पीरियड में जाएं, तो 19th सेंचुरी में लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी मिली, लेकिन आज भी उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है. इन मोस्ट फैमिलीज द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज नॉट डिजायर्ड. बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें वो नहीं चाहते कि लड़की पैदा हो. इफ एक्सेप्टेड शी इज कंसिडर्ड inferior to boys and her education is not considered important because it seems a waste of money. So, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लो बच्ची पैदा हो गई, उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है बच्ची पैदा हो भी गई, तो भी उसको लड़कों से कम माना जाता है. इन्फीरियर का मतलब है उनको कंपैरेटिवली छोटा माना जाता है, और उनकी जो एजुकेशन है उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता. क्यों? क्योंकि उनके लिए ये एक पैसा वेस्ट है. दे थिंक इट अनरीजनेबल बिकॉज, क्यों उनके लिए लड़कियों की एजुकेशन पैसा वेस्ट है? उनके लिए ये अनरीजनेबल होता है बिकॉज लेटर ऑन दे वुड बी कंपेल्ड टू स्पेंड अ हेवी अमाउंट ऑन हर डाउरी. क्योंकि बाद में उनको ज़बरदस्ती, कंपेल का मतलब होता है फोर्सफुली, उसकी शादी के टाइम पे दहेज में उन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा. सो द फीमेल लिटरेसी रेट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री. इसलिए जो फीमेल का जो लिटरेसी रेट होता है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. दिस हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. और इसकी वजह से क्या है, हमारी जो पूरी जो नेशन का, पूरे राज्य का जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, इट इज़ नॉट ओके. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. क्यों? बिकॉज इफ़ अ गर्ल इज़ एजुकेटेड, द मोमेंट शी बिकम्स अ मदर, उसे पता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. वो अपने बच्चों को एजुकेशन देगी, उसको फिर हेल्दी रहना पता है, उसको हाइजीनिक रहना पता है, उसको अपने ख्याल रखना पता है. तो शी, इफ़ अ फीमेल इज़ एजुकेटेड, उसकी पूरी जो फैमिली है वो अपने आप एजुकेटेड हो जाती है. सो दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स हर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड देन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. आर वी क्लियर विद दिस? तो ये था हमारा पैसेज. इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. व्हाई वर women नॉट अलाउड टू रिसीव एजुकेशन? women को एजुकेशन क्यों नहीं मिलती थी? ड्यू टू द पेट्रियार्कल सिस्टम इन द सोसाइटी. हाँ, ये आंसर तो है. ड्यू टू मेट्रियार्कल सिस्टम, मेट्रियार्कल मतलब माओ की चलती ही नहीं थी. ड्यू टू द न्यूक्लियर नेचर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के साइज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ड्यू टू द जॉइंट नेचर ऑफ द फैमिली, अगेन फैमिली के जॉइंट या न्यूक्लियर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू द पेट्रियार्कल सिस्टम इन द सोसाइटी. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड वर डॉटर्स वेल एजुकेटेड, कौन से पीरियड में डॉटर्स को प्रॉपर एजुकेशन मिलती थी? अर्ली वैदिक पीरियड, 19th सेंचुरी, लेटर वैदिक पीरियड और मिडिवल पीरियड में? सो सबसे अच्छी एजुकेशन उन्हें मिलती थी 19th सेंचुरी में। During the later Vedic period, the right to education and proper nourishment was enjoyed by only the girls belonging to the later Vedic period में education और proper nourishment सिर्फ कौन सी बच्चियों को मिलता था? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास की तो कभी कोई वैल्यू रही नहीं है, लोअर क्लास बिल्कुल भी नहीं होती है, अपर क्लास यस, अपर मिडिल क्लास नो, सो द आंसर इज अपर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The education of a child starts from, education कहाँ से start होती है? Play school, family, friends या school? The answer is very simple, it is family. What were daughters considered during the later Vedic period? Later Vedic period में बच्चियों को क्या consider किया जाता था? एक उनको blessing की तरह consider किया था? नहीं। Support system? No. Social burden? Yes. Royal consider किया जाता था? नहीं। So the answer is उनको एक social burden की तरह treat किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा राम मोहन रॉय स्पेशली एडवोकेटेड फीमेल, राजा राम मोहन रॉय ने फीमेल, कौन से फीमेल के पैरामीटर के ऊपर जो है आवाज उठाई थी? सो इट वाज एजुकेशन। हु केम फॉरवर्ड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया? अब ये आपका जो है सब्जेक्टिव आंसर है, सो द आंसर हियर इज, इन द 19th century many social reformers like राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट, M.G. रानाडे, ज्योतिबा फूले एंड स्वामी दयानंद सरस्वती came forward for the emancipation of women. In dash households, the girls were taught at their homes. कहाँ पे लड़कियों को घर में पढ़ाया जाता था? बहुत सिंपल आंसर है, मुस्लिम। And then we have dash has a direct impact on the overall development of the nation. Overall development of the nation किससे linked है? फीमेल लिटरेसी रेट, यस, फीमेल लिटरेसी रेट मतलब कितनी विमेन पढ़ी हुई हैं। बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, नो, चाइल्ड मैरिज, नो, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं, फीमेल लिटरेसी रेट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द फीमेल लिटरेसी रेट अनसेटिस्फैक्ट्री? फीमेल लिटरेसी रेट अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों है? द फीमेल लिटरेसी रेट इज अनसेटिस्फैक्ट्री बिकॉज इन मोस्ट फैमिलीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैमिलीज होती हैं, द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज नॉट डिसाइड, वो चाहते ही नहीं है कि लड़की पैदा हो। शी इज़ कंसिडर्ड इन्फीरियर टू बॉयज़ एंड हर एजुकेशन इज नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। उसको लड़कों के कंपेरिजन में इन्फीरियर, छोटा माना जाता है, तुच्छ माना जाता है और उसकी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। They think it unreasonable because later on they would be compelled to spend a heavy amount on her dowry. उनको ये बहुत ही अनरीजनेबल लगता है, उनको लगता है पढ़ाने का मतलब क्या है, शादी तो करनी है और शादी में तो बहुत सारा दहेज देना ही है, तो उसके लिए पैसा जमा कर लो। सो द फीमेल लिटरेसी रेट इज अनसेटिस्फैक्ट्री। इन सारी रीजंस की वजह से फीमेल लिटरेसी रेट कैसा है? अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ये था हमारा पहला पैसेज, ये वाला कंपैरेटिवली बहुत इजी था। अब हम आते हैं एक दूसरे फैक्चुअल पैराग्राफ की तरफ। आप इस चीज़ को याद रखना, आपको दो पैसेजेस आएंगे। तो एक पैसेज होगा आपका, इट कैन बी फिक्शन और इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन जो सेकंड होगा, मतलब जैसे पहला डिस्कर्सिव हो गया, तो सेकंड जो है वो होगा आपका फैक्चुअल पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा एक फैक्चुअल पैराग्राफ है। The Bharat Ratna is the highest civilian award conferred in India. भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो एक आम आदमी को मिल सकता है, conferred in India, जिसे इंडिया में माना जाता है, दिया जाता है। The award recognizes exceptional service performance of the highest order without distinction on the basis of race, occupation, position और sex. अब यहाँ बोल रहे हैं जो अवार्ड है ये हर उस इंसान को मिलता है जिसने एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस दिया है हाईएस्ट ऑर्डर का, विदाउट डिस्टिंक्शन, जिसमें कहीं से कहीं तक भेदभाव नहीं होता है, रेस की बेसिस पे, ऑक्यूपेशन, पोजीशन या सेक्स की बेसिस पे। To begin with, the award was limited to achievements in the fields of arts, literature, science and public service. Initially जब ये अवार्ड देना तय हुआ था तब ये सिर्फ 4 फील्ड में दिया जाता था। कहाँ पे? लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और पब्लिक सर्विस। लेकिन दिसंबर 2011 में द गवर्नमेंट एक्सपैंडेड द क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट नो, इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू दीज 4 फील्ड्स ओनली, इनफैक्ट एनी फील्ड जहाँ पे एक इंसान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वहाँ पे उसको ये मिलना चाहिए।
द प्राइम मिनिस्टर recommends द nominees फॉर द अवार्ड टू द प्रेसिडेंट। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये रेकमेंड करते हैं कि इनको मिलना चाहिए, और किसके पास जाता है ये रिकमेंडेशन? प्रेसिडेंट के पास जाता है। A maximum of 3 of the selectees are awarded per year। जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं उसमें से 3 लोगों को ये अवार्ड हर साल मिलता है। The recipients receive a certificate signed by the president and a people leaf shaped medallion। तो जो रेसिपिएंट होता है, मतलब जिसको ये अवार्ड दिया जाता है, उसको प्रेसिडेंट की तरफ से एक साइंड सर्टिफिकेट मिलता है, प्लस एक पीपल का जो पत्ता होता है इस तरीके का, उस तरीके का उसको मेडल मिलता है। देयर इज नो मॉनेटरी ग्रांट एसोसिएटेड विद द अवार्ड। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का पैसा नहीं दिया जाता। The first recipients of the Bharat Ratna were politician C. Rajagopalachari, philosopher Sarvepalli Radhakrishnan and scientist C.V. Raman। इन तीनों को सबसे पहली बार भारत रत्न अवार्ड मिला था। They were honored in 1954। कब मिला था? 1954 में मिला था। Since then the award has been bestowed on 45 individuals including 12 who were awarded posthumously। अब उसके बाद से जो सबसे पहले कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था हमारा कब हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ है 1954 में, ठीक है। सबसे पहले 1954 में दिया गया था। उसके बाद से 45 इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड मिल चुका है, और ये जो 45 लोगों को ये अवार्ड मिला है इनमें से 12 लोगों को जो है पोस्टमसली मिला है, मतलब उनके मरणोपरांत मिला है, उनके मरने के बाद मिला है। Originally, there was no provision for the award being conferred posthumously। Initially, जब ये अवार्ड देने का डिसीजन लिया गया था तब ऐसा नहीं था कि डेथ के बाद किसी को ये मिलेगा, but was amended in January 1955 to change date। लेकिन 1954 के बाद 1955 जनवरी में उन्होंने बोला कि नहीं, अगर किसी ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है तो उसके मरने के बाद भी आप उसको ये अवार्ड दे सकते हो। The former Prime Minister Lal Bahadur Shastri became the first individual to be honored with the award posthumously। तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको पहली बार ये अवार्ड मिला था, मतलब he was the first one to take it उनकी डेथ के बाद। In 2014, cricketer Sachin Tendulkar, then aged 40, became its youngest recipient। So 2014 में जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, at the age of 40, he was the youngest one to receive this award। The Bharat Ratna as well as other personal civil honors were briefly suspended from July 1977 to January 1980। अब यहाँ वो बोल रहे हैं जो भारत रत्न है as well as other personal civil honors, इसके अलावा बाकी के भी जितने अवार्ड्स हैं जो सिविलियंस को मिलते हैं वो उनको बंद कर दिया गया था। कब से कब तक? जुलाई 1977 से लेके जनवरी 1980, ऑलमोस्ट 3 साल के लिए अवार्ड्स बंद कर दिए गए थे। ड्यूरिंग द चेंज इन द नेशनल गवर्नमेंट, तब क्या हो रहा था? पूरी गवर्नमेंट आपकी नेशनली चेंज हो रही थी। एंड फॉर अ सेकेंड टाइम फ्रॉम अगस्त 1992 टू दिसंबर 1995, ये काम एक बार और हुआ था जब ये अवार्ड्स देने बंद कर दिए गए थे। कब? 1992 से 1995, when several public interest litigations challenged the constitutional validity of the awards। अब इस वक्त क्यों हुआ था? इस वक्त तो गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। इस वक्त क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ना लिटिगेशंस लगा दिए थे। लिटिगेशंस मतलब आरोप लगा दिए थे ये बताने के लिए कि ये जो आप अवार्ड्स दे रहे हो इसका बेसिस क्या है। हमें लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो, हमें लग रहा है कि आप जो हो मतलब पार्शियल कर रहे हो। Then, in 1992, the government's decision to confer the award posthumously on Subhash Chandra Bose met with controversy। अब 1992 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें सुभाष चंद्र बोस की मौत के बाद उनको ये अवार्ड देना चाहिए, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। Due to the debate surrounding Bose's death, the posthumous mention of Bose was much criticized। अब यहाँ पे क्या हुआ? Due to the debate, अब बोस जो सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ थी वो उस पर बहुत सारे आज भी क्वेश्चंस हैं, तो इतने सारे डिबेट चल रहे थे कि उनको ये जो है ये जो अवार्ड देने के पीछे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने मना किया एंड हिज फैमिली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अवार्ड, और उनकी फैमिली ने बोला हमें चाहिए ही नहीं अवार्ड। Following a 1997 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। द प्रेस कॉम्निक प्रेस रिलीज अनाउंसिंग, ठीक है, अनाउंसिंग बोस अवार्ड वॉज कैंसल्ड। सो 1997 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और एक न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू ये चीज़ पता चली थी कि
सुभाष चंद्र बोस को जो भारत रत्न अवार्ड मिलने वाला था वो उनको मना कर दिया है। दिस वॉज द ओनली टाइम जब अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया लेकिन दिया नहीं गया। ठीक है, अब ये पैसेज भी खत्म, इस पे हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहले कौन से 3 रेसिपिएंट्स थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? कौन थे? राम गोपालचारी थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और सीवी रमन थे। सो द आंसर हियर इज डी। ओके, हु वॉज द फर्स्ट टू बी ऑनर्ड पोस्टमसली? कौन थे जिनके मरने के बाद पहली बार जिन्हें अवार्ड मिला था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। The recommendations to the president for the भारत रत्न अवार्ड are made by the, मतलब ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं भारत रत्न अवार्ड को देने के लिए, जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस मिलते हैं, कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है। The first recipients of the भारत रत्न were honored in, पहली बार कब मिला था? 1954 में मिला था। In 2014, cricketer सचिन तेंदुलकर became the youngest recipients of the भारत रत्न। कौन सी एज में मिला था उनको? At the age of 40. There was a controversy when the government decided to confer the भारत रत्न posthumously on। एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि सुभाष चंद्र बोस को देने पे हुई थी। वो कब हुई थी? मतलब वो किसके लिए हुई थी? सुभाष चंद्र बोस के लिए हुई थी। The भारत रत्न as well as other personal civil honors were briefly suspended। उनको briefly suspend कर दिया था, 2 बार किया था। तो यहाँ पे आंसर है जुलाई 1977 से 1980, क्योंकि इसमें दूसरा वाला पीरियड नहीं बताया है। A maximum of dash of the selectees are awarded per year। हर साल कितने लोगों को मिलता है ये अवार्ड? 3 लोगों को। In December 2011, the government expanded the criteria to include। दिसंबर 2011 में गवर्नमेंट ने क्या बोला था? सिर्फ वो 4 फील्ड्स तक ये लिमिटेड नहीं रहेगा, हर जगह एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर जो होगा, जहाँ पे किसी का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होगा, वहाँ पे उसको ये दिया जाएगा। The award recognizes without distinction on the basis of। अब ये ना ये रेस देखता है, ना ऑक्यूपेशन देखता है, ना पोजीशन देखता है, ना सेक्स देखता है, इसलिए ऑल ऑफ दीस हो जाएगा इसका आंसर। राइट, द रेसिपिएंट्स रिसीव अ सर्टिफिकेट साइन बाय। ये जो सर्टिफिकेट मिलता है इसमें कौन साइन करता है? प्रेसिडेंट साइन करते हैं। देयर इज नो डैश एसोसिएट विद द अवार्ड। इस अवार्ड के साथ आपको सिर्फ अवार्ड लेके खुश होके जाना होता है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलता। सो देयर इज नो मॉनेटरी ग्रांट। ओके, क्लियर विथ दिस। तो ये हमारा हो गया सेक्शन ए कंप्लीट। मैंने इस बार बहुत इजी पैसेजेस दिए थे क्योंकि आप लोग बड़े टेंशन में आ गए थे कि अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट पेपर होगा। नहीं, पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि भैया मैं रीडिंग पैसेज अगर कर रहा हूँ तो कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो मैं अंडरलाइन कर लूँ, कहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि ये पैराग्राफ पूरा इस बारे में बात कर रहा है, उस चीज़ को मैं जो है नोट डाउन कर लूँ, ताकि जब मैं क्वेश्चन के बाद वापस आऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ठीक है, ग्रामर पार्ट स्टार्ट करते हैं। Read the paragraph given below and complete the dialogue that follows by choosing the correct option. Jay asked Raj how much tip to leave. Raj replied that none should be left. Jay asked why Raj was suggesting that. Raj said that the service was slow and the soup was cold. Jay asked Raj if they should speak to the manager about this. To this Raj replied that was an excellent idea. अब आपको ये करना क्या है? ये एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन का एक तरह से जिस्ट है। अब आपको इस पे जो है पूरा डायलॉग राइट करने, ठीक है, क्वेश्चंस लिखने। तो सबसे पहला है हाउ मच टिप। तो यहाँ पे कैसा है? जय आस्क्ड राज हाउ मच टिप टू लीव, कि कितना टिप छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए है हाउ मच टिप विल वी लीव, शुड वी लीव, वुड वी लीविंग, माइट वी लेफ्ट। सो द आंसर इज शुड वी लीव। नेक्स्ट है नन। जय ने क्या पूछा? डैश डैट, मतलब वाई वॉज ही सजेस्टिंग दैट। सो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? When will you suggest? नहीं। Who will suggest? How do you suggest? Why do you suggest? So ये क्वेश्चन कर रहा है क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Why do you suggest? Then you have the question, Raj, the service dash and the soup was cold. The service was slow and the soup was cold. तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? The service was slow and the soup was cold. तो यहाँ पे was slow आ जाएगा। एंड लास्ट में क्या बोला हुआ है? was cool, तो ये इसमें आ जाएगा was cold। अब है लास्ट, चलो हाँ, तो डैश टू द मैनेजर डैश। तो अब उसने क्या बोला कि हमें मैनेजर को बताना चाहिए, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? ये रहा आंसर। कैन वी स्पोक? नहीं। डू वी स्पीक? शुड वी स्पीक? विल वी स्पोकन? सो आंसर है क्या हमें करना चाहिए? शुड वी स्पीक। तो उसने क्या बोला था? अबाउट दिस या अबाउट दैट, अबाउट दोज, तो इस बारे में। सो ये
एक इधर की बात है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें हमें प्रोनाउन यूज करना है अबाउट दिस। ओके, अब यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है और उसके बाद उसे करेक्ट करना है। सो बुद्धा इज वन ऑफ द मेनी एपिथेट्स। अब यहाँ पे ये एक होमोफोन है, यहाँ पे वन लिखा हुआ है लेकिन वन नहीं होना चाहिए। कौन सा वन आएगा? ONE वाला वन आएगा। बुद्धा जो है बहुत सारे एपिथेट्स में एक ऐसे हैं ऑफ अ टीचर हुज लिव्ड इन नदर्न इंडिया। ऑफ अ टीचर, एपिथेट्स ऑफ अ टीचर हुज लिव्ड, तो यहाँ हुज नहीं आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, ये देखो, ठीक है, हु लिव्ड इन नदर्न इंडिया समटाइम्स बिटवीन द 6th and the 4th century। तो यहाँ पे समटाइम्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सम टाइम आएगा, ठीक है। एंड बिफोर द कॉमन एराज, एराज क्या होता है? बस एक ही एरा होता है कॉमन एरा के पहले, तो आंसर क्या हो जाएगा? एरा हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर दी आंसर्स। आगे बढ़े, बहुत ईजी था ये तो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So complete the paragraph given below by filling in the blanks, choosing the option from those that follow। ठीक है, most of us fail in our efforts dash self improvement because our schemes are that we looked too ambitious and we never have time to carry them out। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन सा जो वर्ड है, जैसे यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, या तो बाय, एट, विल और एंड। सो प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, आपको सही प्रीपोजिशन फिल करना है। सो मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एफर्ट्स में हम फेल हो जाते हैं, तो यहाँ आएगा एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद क्या दिया है? वी ऑल्सो मेक द फंडामेंटल एरर ऑफ अनाउंसिंग आवर रिजोल्यूशन टू एवरीबडी। जब भी हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से मैं अल्कोहल टच नहीं करूंगा, आज से मैं बहुत कम टाइम जो है इंस्टाग्राम पे स्पेंड करूंगा। ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है इंस्टाग्राम वगैरह सुन के, जिसमें अपना बहुत सारा टाइम चला जाता है, रील्स देखते 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 आधे घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कमिंग बैक टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमको सोचते नहीं अब तो मैं ये करूंगा, हम 4 लोगों को पहले ही बता देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सो डैश वी फील इवन मोर फुलिश, तो उसके बाद क्या होता है? हमें और ज्यादा बेवकूफ़ी वाला फीलिंग आती है व्हेन वी स्लिप बैक इनटू आवर बैड ओल्ड वेज, ताकि जैसे लगता है कि अब तो मैं कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप्स। लेकिन क्या होता है, फिर हम वही करने लग जाते हैं, हमको और स्टूपिड फीलिंग आती है। तो यहाँ क्या वर्ड आएगा? देन, दस, थ्रू, सो। तो क्या आ जाएगा? Either announcing a resolution to everybody and we feel even more foolish, yes, so we feel। The answer here would be so we feel। इसीलिए हम और foolish feel करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे आ जाएगा at, यहाँ पे आ जाएगा so। So this year I attempted dash कीप माई रेजोल्यूशन टू माई सेल्फ। तो इस साल मैंने सोचा कि मैं अपने रेजोल्यूशन को अपने तक रखूंगी। दिस ईयर आई अटेम्प्टेड टू कीप, तो यहाँ क्या आएगा? टू कीप माई रेजोल्यूशन टू माई सेल्फ। आई लिमिटेड माई सेल्फ टू 2 मॉडेस्ट एम्बिशंस। मैंने जो है, मतलब हम बोलते हैं अब से आज से मैं 17 घंटे पढ़ाई करूंगी, मतलब 2 घंटे से सीधा 17 आवर्स। कुछ प्रैक्टिकल है ही नहीं, मॉडेस्ट एम्बिशंस थे ही नहीं। तो इसने क्या बोला कि मैंने 2 मॉडेस्ट एम्बिशंस अपने लिए रेडी किए। टू डू फिजिकल एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह मैं एक्सरसाइज करूंगी, एंड टू रीड मोर इन द इवनिंग, और इवनिंग में मैं ज्यादा रीड करूंगी। एन ओवरनाइट पार्टी ऑन न्यू ईयर्स ईव प्रोवाइडेड मी विद अ गुड एक्सक्यूज डैश नॉट कैरिंग आउट ईदर ऑफ दीज न्यू रेजोल्यूशंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, बट ऑन द सेकेंड आई अप्लाइड माई सेल्फ असिडियसली टू द टास्क। तो अब सबसे पहले मैंने सोचा था 1 तारीख से नहीं करूंगी, लेकिन 31st नाइट तो बहुत ज्यादा पार्टी होगी, जिसकी वजह से ये हुआ कि अब मैं शायद कल से ही ये काम नहीं कर पाऊंगी। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अब इसका? 2 4। ओके, कैसे मतलब? अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं, सो गुड एक्सक्यूज टू नॉट कैरिंग out either of these new resolutions on the first day of the year, but on the second I applied myself assiduously to the task। okay, अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। Do as directed, fill in the blanks by choosing best option given below the statements। तो आपको सही वर्ड जो आएगा as per the subject verb agreement tense आपको लगाना है। He told me that he dash such a lazy boy as I was। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसा लड़का, इतना लेजी लड़का नहीं देखा है जितना कि मैं था। He told me past tense such a lazy boy as I was। He told me that he never saw
he has never seen, he had never seen. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने कभी नहीं देखा था, उन्होंने आज तक कोई नहीं देखा है, मतलब मेरे को देखा है ना, मैंने तुम्हारे जैसा आज तक नहीं देखा, मतलब ये पास्ट से लेके अभी तक के लिए ट्रू है. He has never seen और he had never seen, उन्होंने कभी नहीं देखा था. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, he had never seen such a lazy boy as I was. जैसा कि मैं हुआ करता था उतना लेजी बॉय उन्होंने कभी नहीं देखा. तो ये जो है क्या है, पास्ट टेंस का भी पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चल जाए. The jester said that Renaud knew more about the moon than they dash. जेस्टर ने कहा कि रेनॉल को मून के बारे में ज़्यादा पता है हमारे कंपैरिजन में. Then they do, then they did और then they does. क्या आएगा इसका सही आंसर. उसने कहा that he knew more than they do और they did. So the answer is they did. Okay? The mother asked the child dash her wet clothes. तो मदर ने कहा भैया अपने गीले कपड़े बदल लो. द मदर आस्क्ड द चाइल्ड टू चेंज हर वेट क्लोथ्स. शी सेड दैट इफ हिज पेरेंट्स विल डिश हिम द परमिशन ही डैश गो अब्रॉड. उसने कहा कि अगर उसके पेरेंट्स उसको परमिशन दे देंगे तो वो अब्रॉड चला जाएगा. तो ही सेड दैट इफ हिज पेरेंट्स, यहाँ पे जो है ये गिव हिम परमिशन ही वुड गो अब्रॉड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग to form meaningful sentences. So ये आ जाएगा, पहला आंसर है a rolling stone gathers no moss. A bird in the hand is worth two in the bush. Don't pull all your eggs in one basket. Remember इसमें सबसे ज़्यादा जो दे रहे हैं ना वो लोग proverbs और idioms दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना. Read the following passage. Fill in the blanks by choosing the most appropriate option from the ones given below. Write the answers in your answer sheet against the correct blank numbers. Do not copy the whole passage. So, a person with positive attitude dash that every cloud has a silver lining. एक positive attitude है, वो जानता है, ये एक simple present का है तो knows आएगा. क्या आ जाएगा हमारा आंसर, knows. Okay? He knows that dash suffering or problem has some hidden lesson in it. उसे पता होता है कि हर सफरिंग में या हर प्रॉब्लम में कोई छुपा हुआ लेसन होता है. तो ईच आएगा या एवरी आएगा, ऑल या नो. सो इसमें आएगा हमारा आंसर एवरी. ओके, नेक्स्ट इज he feels that suffering is a blessing dash disguise. उसे लगता है suffering is a blessing in disguise. आंसर क्या हो जाएगा, in disguise. And last is his positive attitude makes dash life heaven. So his positive attitude makes his life heaven. उसके positive attitude के कारण उसकी ही life heaven हो रही है, तुम्हारी life heaven नहीं हो रही है. Clear? चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, read the conversation given below between Kavita and Suhana and complete the passage that follows. तो यहाँ पे एक conversation दिया हुआ है, इसके basis पे हमको passage को complete करना है. Did you watch KBC yesterday? No, I missed it. You should have watched it. A man from Lucknow played really well. I'll surely watch the repeat telecast. Isn't it on 6th of April? Yes, it is. तो यहाँ पे केबीसी की बात चल रही है. दो लोग, एक ने पूछा तुमने देखा, उसने बोला नहीं देखा, उसने बोला अरे बहुत अच्छा खेला और चलो कोई बात नहीं मैं रिपीट टेलीकास्ट देख लूँगी एंड दैट इज इट. अब आपको इसको पूरा जो है रिपोर्ट करते हुए बताना है. हम यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं. सो कविता आज सुहाना, डिड यू वॉच का क्या हो जाएगा, इफ शी हैड वॉच्ड. आंसर क्या हो जाएगा, कविता आज सुहाना इफ शी हैड वॉच्ड केबीसी द अदर डे. सुहाना ने क्या रिप्लाई किया, दैट शी हैड मिस्ड इट, कि उसने मिस कर दिया. कविता टोल्ड हर दैट she should have watched it as a man from Lucknow had played really well. कविता ने बोला कि उसको देखना चाहिए था क्योंकि एक मैन था जो लखनऊ से था, उसने had played really well. क्यों? क्योंकि अगर आपका सिंपल पास्ट है तो वो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है. Suhana assured her that she would watch the repeat telecast and उसके बाद उसने कहा and she wanted to know अगर वो 6 अप्रैल पे था. कविता replied that it was. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज अ हेल्थ हजार्ड फॉर ऑल. सो हॉस्पिटल बोर्ड ने क्लियरली मेंशन किया यू कैन नॉट मतलब तुम कर ही नहीं सकते. मस्ट करना चाहिए, नहीं चाहिए तो अलग बात है, तुम कर ही नहीं सकते. देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार. कभी भी पेट्रोल बचता ही नहीं है राहुल के कार यूज करने के बाद. सो देयर इज नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट.
नीदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड, पेंटिंग सोल्ड नहीं हुई थी, कोई भी नहीं, सो नीदर ऑफ द पेंटिंग्स वॉज सोल्ड. ओके, वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, हमें हमेशा करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर्स. डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर डैश आई कुडंट फाइंड हर, मैंने उसको हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिली, सो डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर. नेक्स्ट आते हैं हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पे. सो वी हैव टू अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो. तो यहाँ पे क्या है, हमको पैसेज राइट करना है, पैराग्राफ राइटिंग है. The following bar chart shows the number of times per week over 5 weeks that 3 computer packages were downloaded from the internet. अब यहाँ पे जो बार चार्ट है, हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहे हैं जिसमें वो बोल रहा है कि इसमें जो है 5 वीक का पूरा डेटा दिया हुआ है जहाँ पे 3 कंप्यूटर पैकेजेस जो थे डाउनलोड किए गए थे. Write a paragraph analyzing the information by selecting and reporting the main features and make comparisons wherever relevant. Analytical paragraph में आपको बता चुकी हूँ बहुत आसान होता है. क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी आपके सामने, पहले कंपेयर करो, फिर एनालाइज करो, फिर एक ओवरऑल बता दो, इंडिविजुअल पॉइंट्स लिख दो, बहुत आसान होता है. ठीक है, सो 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है. ये रहा हमारा जो है पैराग्राफ. सो ये वीक 1, वीक 2, 3, 4, 5 है. यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे एक है नेट, एक है जावा और एक है एक्टिवएक्स. तो यहाँ पे 3 जो है हमें दिए हुए हैं. तो अब हमें यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करना है. तो अगर हम ये देख लें तो ये जो अपना है सबसे पहले अगर अपन देखें तो नेट, ये देखो सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना, और इसके बाद यहाँ कम है, ये दोनों सेम है. यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट सेम चल रहा था. सबसे कम कब था, सबसे ज़्यादा कब था, किसके, दोनों को कंपेयर कर दो, ये सारे काम करने हैं. तो ये रहा मेरा पैराग्राफ. The bar chart illustrates the download rate per week of ActiveX, Java and Net computer packages over a period of 5 weeks. तो ये तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि ये पैराग्राफ जो है किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है. It can clearly be seen that ActiveX was the most popular computer package to download. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमने यहाँ पे अभी नोटिस किया था कि ActiveX सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है पैकेज है टू डाउनलोड, while net was the least popular of the 3. और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि सबसे कम पॉपुलर कौन सा है, नेट है. एक्टिवएक्स सबसे ज़्यादा है, ये वाला एक्टिवएक्स है, और ये जो छोटा वाला है वो है नेट. ठीक है, अब क्या लिया हुआ है यहाँ पे, downloads of ActiveX and Java show similar patterns with both gradually increasing from week 1 to week 5. अब ये जो ActiveX और Java है दोनों जो हैं सिमिलर पैटर्न बता रहे हैं, दोनों week 1 से week 5 के टाइम पे इंक्रीज हुए हैं. In week 1 the purchases of ActiveX stood at rupees 75,000 while those of Java were about 30,000 lower. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बता रहे, अब हम एक एक का अमाउंट बता रहे हैं. Why, with the exception of a slight fall in week 4, downloading of ActiveX kept increasing until it reached a peak in the final week of just 1,20,000. अब क्या हुआ, डाउनलोडिंग जो है ActiveX की वीक 4 में थोड़ी सी कम हुई थी और उसके बाद अचानक से वो और ज़्यादा हो गई और 1,20,000 पॉइंट्स पे पहुंच गई. Java downloads also increased at a steady rate, finishing the price period at 80,000. जावा के जो डाउनलोड थे वो भी, उनकी भी उसमें जो है इंक्रीज हो गया, फाइनली वो 80,000 पे क्लोज हुआ. The product that was downloaded the least was Net. सबसे कम जो प्रोडक्ट को डाउनलोड किया था वो था Net. This began at slightly under 40,000 and in contrast to the other two products. स्टार्ट तो ये क्या हुआ था, 40,000 पे हुआ था. जैसे दोनों बाकी के जो 2 प्रोडक्ट्स थे वो आगे की तरफ बढ़े, इट फेल ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स टू रीच अ लो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25,000. ये बढ़ने की जगह अगले 2 वीक में कम हो गया और 25,000 पहुंच गया. It then increased sharply over the following 2 weeks to finish at about 50,000. फिर वो वापस बहुत ज़्यादा जोर से बढ़ा और 50,000 तक पहुंचा, जो भी अभी भी 1,20,000 और 80,000 के कंपैरिजन में बहुत कम था. ठीक है, हो गया एनालिटिकल पैराग्राफ. अब क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स स्टैटिस्टिक्स शोइंग द एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन 5 कंट्रीज. 5 कंट्रीज में जो क्वालिटी लाइफ होती है उसके स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, हमें नंबर्स दिए हुए हैं. फिर हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में.
सो ये तुम्हें पूरा डेटा दिया हुआ है, कंट्री, जीएनपी पर हेड, डेली कैलोरी सप्लाई पर हेड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी एक्सेट्रा। सो बांग्लादेश में क्या है सबसे ज़्यादा, इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले जीएनपी पर हेड जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो सबसे ज़्यादा है यूएसए में। यूएसए नंबर 1 हो गया, फिर इजिप्ट नंबर 2 हो गया, फिर इंडोनेशिया नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डेली कैलोरी, एक इंसान डेली कितना खा रहा है, सबसे ज़्यादा कौन से शहर में खा रहा है। सो अगेन इट इज़ यूएसए, उसके बाद जो है इट इज़ इजिप्ट, उसके बाद इट इज़ इंडोनेशिया। फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो किस में सबसे ज़्यादा है, यूएस में सबसे ज़्यादा है, सॉरी वो है बोलिविया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो जो है 1 सेकेंड या सो वो जो है वो बोलिविया में सबसे ज़्यादा है, और फिर जो है वो यूएस में है, और उसके बाद ये जो है इजिप्ट में है। एंड द लास्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी में सबसे आगे कौन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी में सबसे आगे हैं बांग्लादेश वाले, उसके बाद हम आते हैं बोलिविया में, देन इट इज़ इजिप्ट, देन इट इज़ इंडोनेशिया, एंड सबसे कम क्या है यूएसए में है। ठीक है, इस बेस पे कैसे एनालाइज करोगे, सो ये देख लेते हैं हम अपना आंसर। The table uses 4 economic indicators to show the standard of living in 5 selected countries in 1982 में। 1982 में कुछ 5 कंट्रीज को सिलेक्ट किया था ये देखने के लिए लोगों की जीवन स्तर क्या है, मतलब लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। Overall, it can be seen that the quality of life in the USA was far higher than the other 4 countries. Obviously दिख रहा है जो क्वालिटी लाइफ अमेरिका में है वो बाकी की कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी है। To begin with, the USA, which is a developed country, has the highest GNP at $13,160 per head. So highest GNP कितना है, $13,160 US में। It also had a much higher daily calorie intake and life expectancy. So सारे positive points US में ज़्यादा थे, high जो कैलोरी इनटेक है वो भी सबसे ज़्यादा वहीं पे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबसे ज़्यादा वहीं पे है, एंड द लोवेस्ट रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब जो बच्चा पैदा होते ही जो होती है जो मोर्टल हो जाता है तो वो भी जो है उसका रेट सबसे ज़्यादा कम है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। द अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैड क्वालिटी ऑफ लाइफ रेटिंग्स दैट वाज सिग्निफिकेंटली लोअर। बाकी सारी कंट्रीज में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रेटिंग है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है वो कि वो बहुत कम है। The range of indicators for Egypt, Indonesia and Bolivia was similar. अब यहाँ पे क्या है, जो जितने भी इंडिकेटर्स थे रेंज, मतलब ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर थे बोलीविया, इजिप्ट और इंडोनेशिया के लिए, विद इजिप्ट हैविंग द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग्स द 3। और इजिप्ट में क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी है लाइफ अमंग द 3। सो दिस वाज आवर एनालिटिकल पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट। आगे देखते हैं। हाउएवर, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इजिप्ट में वो इंडोनेशिया से थोड़ा सा ज़्यादा है, एट 97 डेथ्स पर 1000 एज कम्पेयर टू 87 इन इंडोनेशिया। तो यहाँ पे क्या है वो बता रहा है कि 97 डेथ्स पर 1000 में से 97 लोग मर जाते हैं, और इंडोनेशिया में कितना है, इट इज 87। बांग्लादेश हैड बाय फार द लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ऑल द इंडिकेटर्स। सबसे खराब जो लाइफ है वो कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। इट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट was 100 times smaller than the USA। मतलब यूएस के कंपैरिजन में 100 टाइम्स कम है बांग्लादेश का। इट्स कैलोरी इनटेक एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर अबाउट हाफ दोस ऑफ द यूएसए। अब आपने क्या किया, पहले हमने यूएस को बता दिया कि सबसे ज़्यादा है, फिर हमने बताया कि बाकी के जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज में थे, फिर हमने बताया सबसे ज़्यादा वाला का बता दिया, अब हम सबसे कम वाले का बता रहे हैं इन कंपैरिजन विथ यूएसए। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, इसका जो कैलोरी इनटेक है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वर अबाउट हाफ दोस ऑफ यूएसए। यूएसए का हाफ थे, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, एंड दैट इज इट। ओके, अब हम आते हैं बी पार्ट विच इज़ द राइटिंग पार्ट में, लेटर राइटिंग में हम आ जाते हैं। तो आपके पास 2 लेटर्स आएंगे। एक लेटर आ सकता है आपको, जैसे कोई कंप्लेन लेटर हुआ, या फिर एक लेटर हो सकता है आपके पास लेटर टू एडिटर हुआ, एक आते हैं ऑर्डर करने के लिए कोई भी चीज़ को। सो यू आर आशीष आस्था, अ रेसिडेंट ऑफ 254 विज्ञान विहार, आमला, मध्य प्रदेश। You are worried to see your younger brother's frequent habit of using the internet as a homework tool। आप जो हो आशीष हो या आस्था हो,
और आपका ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि आपका जो छोटा भाई है उसको होमवर्क के लिए हर जगह वो इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, तो आप जो हो एक पॉपुलर न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना चाहते हो, आप अपना ओपिनियन बताना चाहते हो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि आज का जो यूथ है वो किस तरीके से इंटरनेट पर डिपेंड करता है। अब हम इसका लेटर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, ठीक है, 254 विज्ञान विधान आमला और मध्य प्रदेश, आप नीचे वाली लाइन में लिख देना। फिर यू विल लीव अ लाइन, देन यू विल राइट डेट 7th April 2022, देन द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट द सब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट the over independence of today's youth on the internet. And here starts your letter. Sir, through the columns of your esteemed newspaper, I wish to highlight the problem of growing dependence of today's youth on the internet. ठीक है, आपके इस esteemed newspaper के थ्रू जो है मैं ये प्रॉब्लम को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो आज का यूथ है वो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इंटरनेट पे डिपेंड होता जा रहा है। Internet is a store of knowledge which is available to us with just a click of the button. Internet क्या है? ये एक store of knowledge है जिसमें सारी information एक बटन के क्लिक पे हमें मिल जाती है। However, often the information on the internet is not always factually correct. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जो information है factually correct नहीं होती है। Also, the internet sometimes exposes the youth to information and opinions that are inappropriate. बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेट के थ्रू जो यूथ है वो ऐसी इंफॉर्मेशन को या ऐसे ओपिनियन को देख लेता है जो उसके लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है। Very often there are videos posted on the internet. बहुत बार इंटरनेट पे वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। These just pop up on their own. ये अपने आप पॉप अप कर जाते हैं। They contain information which is misleading and any non-discerning person can get swayed by what the video is trying to propagate. तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको मिसलीड करता है और कोई भी जो नॉन डिसर्निंग पर्सन है वो बहुत ही जल्दी इसकी बातों में आ जाएगा। There have been instances on the internet inciting one group to clash with another. इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बिना मतलब के क्लैश कर जाता है। I hope that today's youth understand how they should use the internet as a tool to empower themselves and not let it make them go astray. मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आज के यूथ को ये समझे वो लोग कि इंटरनेट को एक आप अपने आप को बेटर करने के लिए एक टूल की तरह यूज़ करो, लेकिन आप इसको जो है मतलब इस तरीके से यूज़ मत करो कि आप जो हो उससे बिखर जाओ, मतलब यू विल गो एस्ट्रे, मतलब यू विल गो हेवायर। सो दैट इज इट, योर्स ट्रूली आशीष। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर है वो है कि आप जो हो रिजवान अली हो, अ रेसिडेंट ऑफ 456 रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली। अब आपको एक लेटर लिखना है एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। सिटी में किस तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरा खराब हो रहा है, किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, इस पे बेस्ड आपको एक लेटर लिखना है। ये भी बहुत आसान है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस 456 रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली, वी लेफ्ट अ लाइन, डेट आ गया 15 मई 2022, अगेन वी लेफ्ट अ लाइन और इस बार हमने क्या लिखा है, रिसीवर्स एड्रेस लिख लिया है, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। सिटी में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एकदम खराब होती जा रही है उस बारे में बात होते हैं। फिर यहाँ लिख दिया हमने सैल्यूटेशन विच इज सर। अब यहाँ पे क्या आया, through this letter I wish to draw the attention of the authorities towards the deteriorating law and order situation in the city। मैं इस लेटर के मीडियम से उन अथॉरिटीज़ से बात करना चाहता हूँ जो जिन तक मेरी ये बात पहुँचे कि सिटी में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कितना डिटीरियोरेट हो गया है। इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट, kidnapping, molestation, rape and murder are on the rise these days। ये सारी जो जितने भी एट्रोशियस क्राइम्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। अ पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट और एट होम वॉट एवर द एज और जेंडर इज़ अनसेफ। एक इंसान जो घर जा रहा है या घर पे है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी सेक्स का हो, उसके लिए सब कुछ बहुत अनसेफ हो गया है। Just the other day there was a report in the newspaper about an old lady who was attacked by teenage children।
अभी पिछले ही दिनों में एक न्यूज़ आई थी कि एक ओल्ड लेडी के ऊपर टीनेज बच्चों ने अटैक किया था। दे पुश्ड हर ऑफ द पाथ एंड स्नैच्ड हर शॉपिंग बैग्स। उन्होंने उसे धक्का दिया, उसके शॉपिंग बैग्स खींच लिए। She had a bad fall and received a cut on her forehead. वो बहुत बुरी तरीके से गिर गई और उनके माथे पे एक बहुत गहरा कट भी आ गया। Which had to be closed with stitches, जहाँ पे stitches लगानी पड़ी थी। Later the children were rounded up by the authorities. बाद में जो है वो बच्चे पकड़ा गए थे। The search revealed that the old lady often told that particular set of children not to make a lot of noise while playing near her place. तो बाद में पता चला कि उन बच्चों को जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने काफ़ी बार मना किया था कि उनके घर के पास बहुत ज़्यादा शोर करते हुए ना खेलें। She being old is a light sleeper and her noon siesta usually got disturbed when the children played noisily nearby. अब वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं तो वो बहुत उनकी कच्ची नींद है और जब भी वो दिन में एक छोटा सा नैप लेने की कोशिश करती हैं तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते थे। Every day starts with an obnoxious news presenting the dark future of our youth. हर दिन न्यूज़ में ऐसी ही खबरें आती है जहाँ पे दिखाई देता है कि किस तरीके से जो हमारा यूथ है उसके साथ कितना ज़्यादा मतलब उसका जो फ्यूचर है वो कितना तबाह हो रहा है, कितना डार्क हो रहा है। It is time that the authorities apply laws more effectively to curb this lawlessness so that the common man can live in peace. So अब टाइम आ चुका है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो बेटर लॉज क्रिएट करें और इस लॉलेसनेस जो चल रही है जिसको जो करना है उस चीज़ को ख़त्म करें, कर्ब करें ताकि कॉमन मैन जो है वो शांति से जी सके। योर सिंसियरली रिजवान अली। ओके, अब आते हैं हम फाइनल पार्ट, फाइनल सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल आपको जो होगा 4 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। 2 होंगे जिसमें प्रोज से आएंगे और 2 होंगे जिसमें पोम से आएंगे। ठीक है, अभी इसे मैं क्लियर कर दे रही हूँ। तो आपको दोनों में से एक एक करना रहेगा। सो पहला स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। तो ये बस मुझे समझ में आया ही था कि जब मैं बच्चा था तो मेरे पास जो फ्रीडम थी वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। एक आदमी बनने के बाद मैंने ये जाना कि मेरी ये फ्रीडम तो बहुत पहले ले ली गई थी और अब मुझे उस फ्रीडम की भूख है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक छात्र था, एक स्टूडेंट था, तो मैं सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहता था। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. ये बहुत ही छोटे छोटे फ्रीडम थे कि मुझे जहाँ जाना है, जितना लेट रहना है, मैं घर से बाहर रह सकूँ, जो पढ़ना है पढ़ सकूँ, जो करना है कर सकूँ। Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms. लेकिन finally जब मैं जॉन्सबर्ग में चला गया और मैं बड़ा हो गया था, तब मैंने जो है एक्चुअल फ्रीडम के लिए लड़ाई करना स्टार्ट किया। से कौन सी स्टोरी से है? नेल्सन मंडेला, राइट, अ वॉक टू फ्रीडम। अब है पहला क्वेश्चन आपके पास, द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट। कौन सा एक्सट्रैक्ट है जो मतलब कौन सा टाइटल है जो इस एक्सट्रैक्ट को सबसे अच्छा सूट कर रहा है? फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, नॉलेज अबाउट फ्रीडम, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम या रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम? सो द आंसर इज इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम या सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम। Why do you think the speaker mentioned some freedom as transitory? उन्होंने ये जो बोला है कि जो मैं कहीं पे भी जा सकूँ, मैं कितनी भी देर तक जाग सकूँ, जो पढ़ना है पढ़ सकूँ, उन्होंने इसको ट्रांजिटरी क्यों कहा है? बिकॉज ये जो फ्रीडम है ये मोमेंट्री होती है एंड ये टाइम के साथ बदलती रहती है। क्योंकि फ्रीडम की डेफिनेशन कांस्टेंट है बट पर्सपेक्टिव्स अलग हैं, लोगों का सोचने का तरीका अलग है। फ्रीडम मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। हर किसी के लिए फ्रीडम का मतलब अलग होता है। फ्रीडम इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। एक एज के बाद लगता है फ्रीडम मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। द आंसर हियर इज फ्रीडम मोमेंट्री होती है। ये सारी जो फ्रीडम थी ये मोमेंट्री थी और ये बदलती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूसेज ऑफ द वर्ड इल्यूशन एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। मैं इस भ्रम में था, मैं इस इल्यूशन में था। तो यहाँ पे जो इल्यूशन यूज हुआ है, सेम ये जो सेंटेंसेस इसमें देखना अपन को कहाँ पे सेम मीनिंग यूज हुआ है। ही वॉज नेवर एबल टू गेट पास द इल्यूशन। वो कभी भी उस इल्यूशन से आगे नहीं जा पाया। ये तो नहीं होगा। द इल्यूशन आई एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट इंट्रीगिंग। मैंने एक इल्यूशन देखा, मैंने एक सामने एनाबेल देख लिया, मैंने भूत देख लिया, तो ये मेरे लिए एक भ्रम था लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अ लार्ज मिरर इन द रूम क्रिएट्स एन इल्यूशन। एक मिरर जो है वो इल्यूशन क्रिएट करता है। अब हम साइंस में चले गए, फिजिक्स में चले गए, ये भी जो है वो मीनिंग नहीं है। आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूशन दैट दिस इज पॉसिबल। मैं इस भ्रम में जी रही थी कि ये पॉसिबल है। दिस इज द आंसर, राइट।
दिस इज द आंसर। अब है द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। व्हाई डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ? क्यों आपको लग रहा है कि जब वो यंग थे तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे? ही डिडंट वांट टू थिंक अबाउट द फ्रीडम डिनाइड टू अदर्स। उनको दूसरों को जो फ्रीडम मिली नहीं मिली उस बारे में सोचने का मन ही नहीं था। He was being selfish and was only bothered about himself. वो एक बहुत ही ज़्यादा selfish इंसान थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। He did not think that freedom denied to him was important for others. उन्हें नहीं पता था कि जो freedom उन्हें नहीं मिल रही है वो दूसरों के लिए important होगी। He was too young to realize that freedom was denied to others as well. उन्हें वो बहुत छोटे थे समझने के लिए कि दूसरों को भी freedom नहीं मिल रही है। तो ये है हमारा आंसर। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? A part of the extract has been paraphrased. Choose the option that includes the most appropriate solution to the blanks in the given paraphrase of the extract. अब यही जो अभी हमने extract पढ़ा इसको paraphrase कर दिया है, इसमें कुछ blanks है उसके हमें correct answers निकालने हैं। The speaker's belief about freedom since childhood proved false. It was not until the speaker grew up to be a young man when dash on him that he was dash of freedom. जब उनको ये चीज़ समझ में आई कि उनसे फ्रीडम छीन ली गई है, then he began dash it, तब वो उस चीज़ की इच्छा करने लग गए। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? Dawn deprived or desiring. So यहाँ पे क्या है? When it dawned on him, जब ये उन्होंने रियलाइज किया that he was deprived of it. Deprived का मतलब होता है वो उनसे छीन ली गई है, तब he began desiring it, तब उन्होंने उस चीज की लालसा स्टार्ट कर दी। अब है हमारे पास सेकेंड पैसेज। His parents and his brothers and sister had handed on his green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके जो बहन थे वो सब ये ग्रीन फ्लोरिंग पे आगे जो वो थे उस पे जाके बैठ गए थे। They were beckoning to him, calling shrilly. वो उसको आवाज़ लगा रहे थे, उसको क्या बुला रहे थे? shrilly बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपने जो है पैर जो थे वो एकदम छोड़ दिए ताकि वो ग्रीन सी में खड़े हो पाए। His legs sank into it. उसके जो पैर थे वो घुस गए अंदर। He screamed with fright and attempted to right against flapping his wings. तो वो बहुत जोर से चिल्लाया और उसने अपने विंग्स फ्लैप किए ताकि वो ऊपर की तरफ उड़ जाए। But he was tired and weak with hunger and could not rise. लेकिन वो बहुत दुखी था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो वो उड़ नहीं पाया। Exhausted by the strange exercise. उसे लगा यार ये क्या एक्सरसाइज करवा रहे हैं। His feet sank into the green sea and his belly touched it and he sank no farther. उसके पैर अंदर जाने लग गए, उसका जैसे ही बेली गया उसके बाद वो अंदर नहीं धंसा। He was floating on it. अब वो उस पे फ्लोट करने लग गया। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. So सब लोग उसको प्रेस करने लगे, उसकी पूरी फैमिली, और वो अब उसे खाना ऑफर कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, Why did the young seagull scream when he landed? जैसे उसने लैंड किया पानी में उतनी जोर से चिल्लाया क्यों? So the answer is क्योंकि उसे लगा वो डूब जाएगा, out of the fear of sinking. How did his parents, brothers and sisters encourage him? उसके parents, brothers और sisters ने उसे कैसे encourage किया? So by screaming and offering him scraps of dogfish, right? This is the answer. Where did the young seagull land? वो उसने कहाँ land किया था? Grassland, moors, beach में या green sea में? Answer is green sea. How were the young seagull's family beckoning to him? वो कैसे उसको जो है उसका मतलब मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी? They were calling him shrilly. Okay, choose the correct adjective to describe the young seagull. Young seagull कैसा था? राउडी था, assertive था, faint hearted था या impeccable था? Impeccable मतलब इसमें कोई गलत नहीं हो। So the answer is faint hearted. उसे लगा था बस अब तो गया वो। अब है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, attempt any one of two extracts given. इसमें से दो extracts दिए, इसमें से कोई सा एक करना है, ठीक है? Read the following extracts carefully and answer the questions that follow by choosing the correct option. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो यहाँ वो क्या बोल रहा है कि all I think when I'm with my friends, वो ये रहता है कि मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं और कोई बात ही नहीं कर पाती, बस ordinary इधर-उधर की बातें। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. हमें लगता है हम बहुत करीब आ ही नहीं पाते हैं और वही प्रॉब्लम है।
मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है ये मेरी गलती है कि हम लोग एक दूसरे से समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं. इन एनी केस इट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसी ही ये चीज़ें और ये बदल भी नहीं रही हैं. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. What are Anne's views on friends? उसके क्या views हैं friends में? They are not very nice, that she wasn't close with any of them, that they were mean, that they were unnecessary. So the answer is कि वो किसी से भी close नहीं थी, that she wasn't close with any of them. Explain. Unfortunately, they are not liable to change. ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? दैट द सिचुएशन वॉज नॉट लाइकली टू चेंज, की सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती थी, कि उसके फ्रेंड्स चेंज नहीं होंगे. शी कुडंट बी एबल टू कन्फाइड इन हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के पास जाके अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी. बोथ 1 and 2. सो द आंसर हियर वुड बी हर फ्रेंड्स वर नॉट लाइकली टू चेंज. वॉट इज एन्स फॉल्ट? एन की गलती क्या थी? दैट शी इज ब्लंट, दैट शी एंड हर फ्रेंड्स डोंट शेयर सीक्रेट्स, that she makes them feel bad about themselves, that she seems too rigid, मतलब stubborn. So what is the answer here? कि वो अपने she and her friends they don't share secrets. Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? उसे ऐसे क्यों लगा कि वो डायरी से ज़्यादा मिल सकती है, डायरी से ज़्यादा अटैच हो सकती है लोगों की कंपैरिजन में? बिकॉज इट वॉज हर ओनली कंपेनियन, क्योंकि वही उसकी दोस्त थी. बिकॉज इट वॉज हर ओनली ट्रू फ्रेंड, क्योंकि वही उसकी एक सच्ची दोस्त थी. बिकॉज शी कुड राइट बेटर देन शी कुड स्पीक, क्योंकि वो जितना बोलती थी उससे बहुत अच्छा लिख पाती थी. बिकॉज देन नो वन विल नो हर फीलिंग्स, ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले. सो द आंसर इज क्योंकि वही उसकी एक सच्ची दोस्त थी. Why did Anne think that paper has more patience than people? उसने क्यों कहा था कि जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है compared to people? क्योंकि पेपर, आपकी जो डायरी होती है वो आपको कभी जज नहीं करती. बिकॉज इट नेवर शोज डिसइंटरेस्ट, आपको उसे कुछ भी बताना हो वो सड़ा मुँह नहीं बनाती, वो डिसइंटरेस्ट शो नहीं करती. बिकॉज इट इज़ बेटर देन पीपल एट कीपिंग अ सीक्रेट, क्योंकि वो आपके सीक्रेट को सीक्रेट रख सकती है, लोग तो बता देते हैं. ऑल ऑफ दीज, सो द आंसर इज ऑब्वियस, ऑल ऑफ दीज. Okay, अब है read the following extracts carefully and answer the questions that follow by choosing the correct option. Again ये next last extract है हमारा. For the first 24 hours Mitchell was neither hostile nor friendly. First 24 hours में Mitchell जो था ना hostile था, मतलब बहुत ही ज़्यादा rude, और unfriendly ना friendly था. He was simply aloof and different. वो अकेला रहता था, वो बहुत अलग अलग सा था. Choosing to sleep on the floor as far as my bed as possible. तो वो ज़मीन पे सोता था, जितना मेरे बेड से दूर हो सके उतना दूर. The second night, Mitchell came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. During the day, he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. अब जब सेकेंड नाइट हुआ तो वो मेरे बेड के, मतलब थोड़े टाइम बाद मेरे बेड के पास आके वो जहाँ पे जो मेरे नीज के जो क्रूक्स होते हैं उसमें जाके वो सो गया. कब तक? जब तक सुबह मॉर्निंग में जो सर्वेंट था वो चाय नहीं लेके आया. ड्यूरिंग द डे वो बहुत ज़्यादा कीन दिख रहा था, और अब वो जो था उसको अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट आने लगा. I made a body belt for him and took him on the lead to the bathroom. मैंने उसके लिए एक body belt बनाया और उसके बाद उसको bathroom लेके गई, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for the hippo. इसके बाद क्या हुआ, जैसे उसको मैं वॉशरूम में लेके गई तो उसने पानी में आधे घंटे बहुत एंजॉय किया, प्लंज किया, रोल कर रहा था, स्प्लैश कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, और उसने खूब सारे स्प्लैश किया, एंड दैट वाज इट. अब इसमें पहला क्वेश्चन है, मिचबिल वाज नीदर हॉस्टाइल nor friendly, he was simply aloof and different. अब from the actions of the given set of friends, choose the person whose behavior is likely to resemble Mitchell. Mitchell के behavior जैसा किसका behavior है इन चारों में से? सबसे पहले है आकांक्षा. She rudely tells her best friend to stop calling. उसने बहुत rudely अपने best friend को बोल दिया stop calling. तो was he rude, Mitchell? पीयूष was amicable since the day he walked into his new classroom. पीयूष बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, जैसे ही वो पहला दिन जो उसका था क्लासरूम में, उसमें पहले ही दिन से वो बहुत फ्रेंडली था. amicable मतलब फ्रेंडली नहीं, ऐसा भी नहीं था.
ऋषभ became nasty as soon as he started earning money. ऋषभ जो था बहुत ही गंदा हो गया, nasty हो गया जैसे उसने पैसे कमाने लग गया। तो ये 3 तो ऑप्शन नहीं है। उर्वशी was distant for a while after losing her grandmother. उर्वशी की जब ग्रैंडमदर चली गई उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट मतलब अलग अलग हो गई थी। तो ये है हमारा आंसर। हमारा जो ऑर्डर था वो इस तरीके का था। So here we have the next question. Select the option that correctly puts the following events in correct order. So Maxwell planned to take Mitchell to the bathroom. Mitchell slept at a significant distance from Maxwell's bed. Mitchell immensely enjoyed playing in water. Mitchell slept in much closer vicinity of the author as opposed to the previous night. So सबसे पहले क्या हुआ था, मैं जो मिचवेल था वो मैक्सवेल के बेड से बहुत दूर सोया था। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरे दिन क्या हुआ, वो थोड़ा पास में आके सो गया था, राइट, उसके पास में आके सो गया। उसके बाद इसने डिसाइड किया कि भैया चलो इसे बाथरूम लेके जाते हैं, और उसके बाद उसने बहुत एंजॉय किया। तो आंसर क्या हो जाएगा 3142, विच इज आंसर नंबर सी ओवर हियर। क्लियर? Next question is, the words slosh and splash are examples of onomatopoeic words that go together phonetically, resembling the sound that they describe. Choose the option that does not fit the given description. Onomatopoeic words वो होते हैं जो कि साउंड को इमिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कार आई बूम और उसने किया स्प्लैश, और ये सारे वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ किसी एक साउंड को इमिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ऐसा वर्ड है यहाँ पे जो उस चीज़ को साउंड को इमिटेट नहीं कर रहा। पिटर पैटर, जैसे बारिश होती है तो उसको बोलते हैं पिटर पैटर, आवाज़ जो आती है टिन के ऊपर वो। तो ये तो है। टिकटॉक घड़ी की आवाज़ को इमिटेट कर रहा है। बाउ बाउ डॉग की आवाज़ को इमिटेट कर रहा है। हिप हॉप इज अ फॉर्म ऑफ डांस, सो हिप हॉप इज नॉट एन ओनोमेटोपोइक वर्ड ओवर हियर। Next is, choose the option that correctly describes a body belt in the given context as explained by the 4 people given below. So you remember Maxwell ने जो है मिचवेल के लिए एक बॉडी बेल्ट क्रिएट किया था। तो वो बॉडी बेल्ट क्या था, जो कि उसको जिससे वो चले वो उसको होल्ड कर सके, राइट। तो यहाँ पे 4 सेंटेंसेस है जिसमें बॉडी बेल्ट वर्ड यूज हुआ है। कौन से सेंटेंस में बॉडी बेल्ट वर्ड एग्जैक्टली उस वर्ड के सेंस को मैच करता है। A body belt is a device especially made for swimmers and scuba divers which helps them breathe underwater. तो ये तो नहीं है, right? Body belts basically resemble the waist belts and keep your body upright in one standing position. Is that it? वो चाह रहा था उसकी बॉडी ऐसी अपराइट हो जाए? मेरे हिसाब से तो नहीं। बॉडी बेल्ट्स आर यूज फॉर रिस्ट्रेनिंग वाइल डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हर्ट। जैसे आपने बॉडी बेल्ट लगा लिया तो आपको अगर जैसे एकदम से आप झुकना नहीं चाह रहे हो, आपको कोई इश्यू है, बैक इश्यू है, तो ये एक तो वो वाले बॉडी बेल्ट्स होते हैं। अ बॉडी बेल्ट इज एन एक्सेसरी यूज्ड बाय बॉडी बिल्डर्स फॉर वेट ट्रेनिंग एज अ मेजर अगेंस्ट मसल एंड बोन इंजरीज। तो जैसे आप बॉडी, ये सेम ही है कि जैसे अगर आपको वो क्या बोलते हैं उसको, डेडलिफ्ट मारना है, अगर आपको आप वर्कआउट कर रहे हो, डेडलिफ्ट मार रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो लोग यहाँ पे एक बॉडी बेल्ट लगाते हैं जिससे क्या होगा, उनकी बैक पे असर नहीं आए। सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा बॉडी बेल्ट्स आर यूज फॉर रिस्ट्रेनिंग व्हाइल डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज। जैसे कि डॉग भाग रहा है, उसको पकड़ लिया आपने, है ना, उसको आपने रोक लिया कि भैया मत जाओ, उधर से पकड़ लिया, तो ये रिस्ट्रेन करने के लिए यूज होता है। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन that best describes the final action of the otter based on the given extract. Final action क्या था कि उसने खूब पानी में मस्ती करी। तो कहाँ कर रहा है पानी में मस्ती, वो यहाँ पे मस्ती कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब है नेक्स्ट पार्ट, आंसर एनी 4 of the following in about 40 to 50 words each. Do you think Wally's mother would have taken her for the bus ride if she had requested her to do so? Why or why not? तो आपको क्या लगता है कि वल्ली की मदर अगर वो रिक्वेस्ट करती कि मुझे आप लेके चलो बस राइड के लिए, तो क्या वो मना कर देती? तुम्हें लगता है उसने सही किया? So Wally did not do the right thing by traveling alone to the town without informing her mother. वल्ली ने सही काम नहीं किया, वो टाउन अकेले गई थी अपनी माँ को बिना बताए। If Wally had expressed her desire of traveling in the bus to her mother, she would have surely fulfilled her wish by taking her on a bus ride. तो अगर वल्ली ने अपनी डिज़ायर बताई होती कि मुझे बस में जाना है, मुझे शहर देखने जाना है बस में, तो वो उसको डेफिनेटली लेके जाती। ओके,
Next is Kisa understood the temporality of life as she sat on the wayside watching the city lights. Can you think of any other object or phenomena, natural or man-made, that might similarly reflect the fragile nature of human life, justify the choice? तो ऐसी कौन सी और चीजें होती हैं जो कि नेचुरल होती हैं और जो बहुत ही ज्यादा टेम्पररी होती हैं? मतलब आपको नहीं पता अगले मोमेंट क्या होगा, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, other natural phenomena which indicate the temporality of life are earthquakes, floods, cloudbursts, which reflect the fragile nature of human nature. और ये सब human nature के fragile nature को बताते हैं. These are sudden happenings and cannot be predicted. ये बहुत फटाफट होते हैं, इनको आप predict नहीं कर सकते. The amount of damage and destruction caused can be immense. जितना भी डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. Thus they imply that life is temporary. और यही चीज़ इम्प्लाई करती है कि लाइफ कैसी है, लाइफ एकदम टेम्पररी है. The Lomovs and the Shubakovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. How would you evaluate Lomov and Shubakov's relationship as neighbors? तुम्हें क्या लगता है उनको कैसे थे वो as neighbors? Lomov and Shubakov are neighbors. They had good relations in the past. Past में उनके relations बहुत अच्छे थे. Both the families had respect and affection for each other. दोनों family एक दूसरे को respect करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे. But they fight over the ownership of a piece of land and their dogs. लेकिन एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए और कुत्तों के ऊपर जो है उन्होंने झगड़ा कर लिया. This is not the quality of good neighbors. और यही जो है good neighbors की quality नहीं मानी जाती है. The poem Dust of Snow evokes a sense of black and white justify. ये जो Dust of Snow है इसमें ना एक black and white की feeling आती है. वो कैसे आती है? So the poet is set in all white surrounding, क्योंकि हर जगह ice है तो एकदम white surrounding है. Everything is covered with snow. Amidst this white surrounding, a black crow appears and does something that clears the blackness from the poet's mind and heart. तो इस बीच में एक ब्लैक क्रो आता है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे पोएट के माइंड और हार्ट में जो ब्लैकनेस छाया हुआ है वो चला जाता है. हेंस वी कैन से दैट द सॉरो डिपिक्ट्स ब्लैक, कि सॉरो जो है वो ब्लैक कलर को डिपिक्ट कर रहा है और हैप्पीनेस जो है वो व्हाइट कलर को डिपिक्ट कर रही है. तो बेसिकली इस पोम में क्या है, हैप्पीनेस और सॉरो के बारे में बताया है, तो ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बताया है. The tone of the speaker contrasts with the seriousness of the subject matter. Justify this with respect to the poem Fire and Ice. मतलब ये जो टोन है स्पीकर का, वो जो सब्जेक्ट मैटर है सीरियसनेस उससे एकदम ऑपोजिट है. कैसे बता रहा है वो? इन द पोम द स्पीकर इज प्रेजेंटिंग हिज पर्सनल ओपिनियन अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड विच इज अ सीरियस मैटर. मतलब इस पोम में स्पीकर क्या प्रेजेंट कर रहा है, उसका पर्सनल ओपिनियन अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया कैसे कैसे खत्म हो सकती है. लेकिन उसका जो टोन है वो कैसा है, इट इज कैजुअल एंड कॉन्वर्जेशनल, जैसे बातचीत का जो टोन होता है वैसा है. थ्रू आउट द पोम ही इज यूजिंग कैजुअल वर्ड्स लाइक सम से, आई होल्ड विद, आई थिंक आई नो. तो बहुत ही जनरल तरीके से बोल रहा है लेकिन वो बात बहुत सीरियस कर रहा है. क्लियर? अब है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 words each. Do you think the tiger in the poem had lost its natural instinct due to captivity? Support your response with evidence from the poem. क्या तुम्हें लगता है कि जो टाइगर है पोम में उसने had lost its natural instinct due to captivity? मतलब वो बंद था इसलिए उसका natural instinct खो गया था. आपको ये बताना है कि हाँ या नहीं. Tiger is known for its sudden attack on other animals and humans. टाइगर्स जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो sudden attack करते हैं. लेकिन जू में even though he is surrounded by people, वो हर जगह लोगों से घिरा हुआ है, he is not attacking anybody. वो किसी पे अटैक नहीं कर रहा. He is full of anger but his rage has turned quiet. उसके अंदर गुस्सा बहुत है लेकिन उसका जो आक्रोश है, उसका जो रेज है वो थम गया है. Thus we can say that the tiger in the poem had lost its natural instinct due to captivity. तो हम ये कह सकते हैं कि बंद रहने की वजह से वो अपना natural instinct भूल चुका है, खो चुका है. Which genre is most appropriate for the poem? Substantiate your choice with reference to the poem How to Tell Wild Animals. So कौन सा genre है जो कि एकदम सही है, appropriate है poem के लिए? तो ये ना it's a humor. ठीक है, कौन सी पोम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. सो वो ह्यूमर है विच आई थिंक द इंटायर पोम इज रिप्लीटेड. मतलब पूरी पोम में कहीं ना कहीं मजाक चल ही रहा है. द इनकरेक्ट
lines, utter surprises waiting for its readers and the narration of the wild beast in a fully funny way makes this humorous. तो क्या होता है, जैसे इनकरेक्ट लाइन्स हैं, अटर सरप्राइजेस हैं, या फिर जिस तरीके से वाइल्ड बीस्ट को फनी वे में बताया गया है, उससे क्या होता है, ह्यूमर वे ऐड हो रहा है. The poet establishes the difference between a hyena and a crocodile very distinctly, demonstrating its humorous पार्ट. तो उसने जिस तरीके से एक हाइना और एक क्रोकोडाइल के बीच में कंपेयर किया, एक रिलेशनशिप सेटअप किया है, उससे इसका ह्यूमरस पार्ट सामने आता है. Why does the poet say balls will be lost always? क्यों कहा पोएट ने ऐसा? Here balls are the symbol of man's position. मतलब एक इंसान के पास जो भी है, चाहे वो लोग हैं, चाहे कोई सामान है, balls को उसके पोजीशन से कंपेयर किया गया है. Some things are dearer to us than the others. कुछ चीज़ें, कुछ लोग हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं as compared to others. But nothing is permanent in life. लेकिन लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है. We may lose our dear things. हम अपने बहुत पास की करीबी चीज़ों को खो सकते हैं. Then we suffer from a sense of loss. उसके बाद हमारे अंदर एक sense of loss आ जाता है. That is why the poet says balls will be lost always. और इसीलिए poet कहता है कि balls तो हमेशा घूमेंगी ही, क्योंकि कोई भी परमानेंट है ही नहीं. Change is the only constant. अब है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आ गए हैं. हाउ डज द पोएम डिपिक्ट द टू कंट्रास्टिंग आइडियाज, फायर एंड आइस? कैन हेट्रेड डिस्ट्रॉय अस एंड द वर्ल्ड? एक्सप्लेन इन डिटेल. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट refers to two contrasting ideas, fire and ice, as predictions of how the world will end. So रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो बहुत ही contrasting ideas बताए फायर और आइस के, कि किस तरीके से दुनिया खत्म हो जाएगी. According to him, some people say that the world will end in fire, while some say that this will end in ice. कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया जल के खराब हो जाएगी, और कुछ लोग बोलते हैं पूरी दुनिया कोल्ड पड़ जाएगी. The poet equates desire with fire and hatred with ice. So यहाँ जो poet है वो फायर को डिजायर से कंपेयर कर रहा है, जो हमारी अंदर की इच्छाएं होती हैं, और आइस को किस चीज से कंपेयर कर रहा है? आइस को वो नफरत से कंपेयर कर रहा है. Both desire and hatred are growing with such a rapid speed that the world will come to an end in either of the ways. Desire और हेट्रेड दोनों इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि किसी ना किसी एक चीज़ के कारण तो दुनिया खत्म हो ही जाएगी. येस, हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय अस एंड द वर्ल्ड. हेट्रेड जो है पूरी दुनिया को हमें ख़त्म कर सकता है. Intolerance and behavior creates hatred that leads to fury and cruelty. जब हम किसी चीज़ को लेकर इंटॉलरेंट हो जाते हैं, हम उसे बेयर नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर नफरत आ जाती है. उस नफरत के कारण हमारे अंदर क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है, और क्रूअल हो जाते हैं हम. One becomes hard-hearted and insensitive to the feelings of others. हम बहुत पत्थर दिल हो जाते हैं, insensitive हो जाते हैं दूसरों की feelings के लिए. Love, brotherhood, tolerance, peace, contentment, sensitivity, benevolence, generosity among people can make this world a better place to live in. अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होगी तो दुनिया खूबसूरत होगी. अगर सिर्फ hatred होगा तो दुनिया बहुत खराब हो जाएगी. Next question is Valli's journey to the city is always her induction into the mystery of life and death. तो जब वो गई थी तो उसको एक लाइफ और डेथ का एक तरीके से एक स्नैपशॉट मिला था. कैसे? Valli gets introduced to the mystery of life and death on her first bus journey in the outside world. She has wonderstruck and enjoyed the beauty of the outside world. जब वो गई तो उसने बहुत खुश थी, वो उसने बहुत enjoy किया. She clapped, laughed and enjoyed when she saw a young cow running in the middle of the road in front of the bus. उसने clap किया, उसने बहुत enjoy किया, वो खूब हंसी जब उसने देखा एक छोटा सा जो गाय का बच्चा है, वो यंग काउ जो है वो बीच में जो है हॉप कर रही है, मस्ती कर रही है. The driver sounded the horn to warn it, but the more he honked, the faster it galloped. ड्राइवर ने कोशिश की उसको सामने से हटाने के लिए, उसने हॉर्न मारा, लेकिन जितनी जोर से वो हॉर्न मारा था उतनी जोर से वो छलांग लगा रही थी. She laughed till tears came into her eyes. वो तब तक हंस रही थी जब तक उसकी आंखों में आंसू ना आ गए. लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रही थी, she saw the same cow lying dead on the road. उसने उसी काऊ को मरे हुए देखा रोड पे. Some fast speeding vehicle must have hit it. कोई बहुत जोर से चलती हुई गाड़ी ने उसे हिट कर दिया होगा. It was a horrible sight. It looked quite frightening. बहुत ही खराब नज़ारा था, बहुत ही खराब साइट था, बहुत ज़्यादा डरावना था. It was laying with legs spread out. वो एकदम जो है पैरों को खोल के जो है पड़ी हुई थी. A fixed stare in its lifeless eyes and blood around it. तो एकदम fixed stare था, उसके अंदर से खून निकल रहा था. The image of the dead cow haunted her.
डिम्पनिंग हर स्पिरिट्स एंड मेकिंग हर सैड। ये जो काऊ का, जो डेड काऊ की जो इमेज थी, उसने उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया, उसके स्पिरिट्स को लो कर लिया, डैम्पनिंग मतलब उस पर पानी फेर दिया और उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। अब ये जो लॉन्ग आंसर के जो हैं ये फुटप्रिंट वाले हम उसमें आ गए हैं, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। रीड द गिवन कोट बाय एक्टर जिम कैरी। जिम कैरी ने लिखा है, आई थिंक एवरीबडी शुड गेट रिच एंड फेमस एंड डू एवरीथिंग दे एवर ड्रीम सो दैट दे कैन सी इट्स नॉट द आंसर। ये बहुत ही अच्छा कोट है कि आई थिंक सबके पास बहुत पैसा, उन्हें जो करना हो वो उन्हें मिल जाए, उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन तब उन्हें रियलाइज होगा दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। Can you relate this to the Buddha's life before and after he attained enlightenment? Provide examples from the text to support your answer. So इसका आंसर है yes, the quote relates to Buddha's life. बुद्धा की लाइफ में बुद्धा को भी सबसे पहले सब कुछ मिल गया था. But then was that the answer? No. And then he left to attain enlightenment. So yes, the quote relates to Buddha's life. सिद्धार्थ गौतमा वॉज अ प्रिंस एंड लिव्ड इन अ रॉयल लाइफ। सिद्धार्थ गौतमा एक प्रिंस थे, वो एक शानदार रॉयल लाइफ जीते थे। वन डे ही सॉ पीपल सफरिंग एंड रियलाइज दैट वेल्थ वॉज मीनिंगलेस बिकॉज सो मेनी ऑफ देम वॉज सफरिंग। एक दिन उन्होंने देखा लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। He gave up all worldly comforts to attain enlightenment. उन्होंने अपना सारा कुछ जो पैसा, ऐशो आराम था, सब छोड़ दिया और वो जो है मतलब enlightenment के लिए चले गए। He then became deeply absorbed in meditation and reflected on his experience of life, determined to penetrate the truth. उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करी और उसके बाद जो है ताकि वो सच को जान पाएँ। Then he got to know the truth of life and became the Buddha. तब उन्हें ज़िंदगी का सच पता चला और वो बुद्ध हो गए। Thus his life shows that a person is rich, enjoys worldly comforts and then realizes that it is worthless. तो उनको लगता है कि सब कुछ आपने एंजॉय कर लिया, बाद में आपको पता चलता है इसका तो कोई वर्थ था ही नहीं। Then he renounces everything to preach the truth that has dawned upon him. फिर वो सामने वाले को बताता है वो जिंदगी का सच जो उन्होंने एनलाइटनमेंट के कारण प्राप्त किया था। Last question. Though the play revolves around 3 people, Russian society emerges as an important character through the ongoings of the play and the thoughts and interaction of its characters. Imagine yourself to be a historian who has been invited to speak about 19th century upper class Russian society. आप मान लो कि आप जो एक हिस्टोरियन हो जो कि 19th century upper class Russian society के बारे में बात कर रहे हो। Based on your reading of the play, how might you describe it? Support your evaluation with instances from the text. तो आपका जो भी आपने सोचा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से आपको इसे डिस्क्राइब करना है। तो हम ये आंसर भी देख लेते हैं। अ जनरल परसेप्शन अबाउट वुमेन इन रशियन सोसाइटी और वुमेन इन जनरल इज दैट दे हैव नेवर इफेक्टिवली एंजॉयड द सेम राइट्स एज द मेल काउंटर पार्ट। तो यहाँ पे एक जनरल परसेप्शन है वुमेन का रशियन सोसाइटी में या कहीं पे भी कि उनको वो सेम फ्रीडम और वो सेम राइट्स नहीं मिलते जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलते हैं, मतलब जो उनके पार्टनर्स को मिलेंगे या उनके घर के फैमिली मेम्बर्स में जो भी मेल हैं उन्हें मिलेंगे। So as a historian, it is crucial to continue raising awareness about women's rights in the 19th century Russia. तो एज अ हिस्टोरियन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो वुमेन के राइट के बारे में लोगों को अवेयर कराते रहें। Through the portrayal of the characters in the play The Proposal, it is evident that women even in those times were not the rightful owner of their individual identity. तो हमें जो ये पढ़ के जो प्रपोजल प्ले है इसको पढ़ के ये समझ में आया कि तब की भी अगर बात करें तो वुमेन जो थी उनको अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने का हक ही नहीं था। The proposal seems to serve the nuptial proceedings between Natalia, who is only 25, whereas Lomov, who is at his critical age of 35. तो यहाँ पे जो है बात हो रही है कि दोनों के बीच में बातें कैसे आगे बढ़ रही थी। तो नतालिया was 25, जबकि जो लोमोव है वो 35 years का था। Such a big gap in marital arrangement was seen nothing unusual. 10 साल का गैप था लेकिन उसको unusual माना ही नहीं गया। The only criteria required to engage into such an arrangement was that the groom should be well-to-do and hold a reputable social rank. So सिर्फ शादी करने का एक ही क्राइटेरिया था कि आप जो है जो ग्रूम है जो लड़का है वो अच्छा कमाता हो, उसकी सोसाइटी में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन हो। It's apparent from the way Stephen Shubukov
gets excited when he learned the precise reason of Lomov's arrival. A father of 19th century Russian society always aspires to get a son-in-law of such stature. So that is it. This was the answer, and here we are done with the इंटायर सैम्पल पेपर. आप मुझे ये बताओ कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, आप मुझे लिख दो राइटिंग मतलब कमेंट सेक्शन में. मैं एक बार और आपसे मिलूंगी वेयर आई एम गोइंग टू कम अप विद अनदर पेपर. ये पेपर जो रहेगा दिस विल अगेन बी मॉडरेट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. ठीक है, आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.